नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है राजनीति विज्ञान तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों का संबंध। तो हम अब तक राजनीति विज्ञान और इतिहास और राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का संबंध देख चुके हैं। आज हम राजनीति विज्ञान और भूगोल तथा राजनीति विज्ञान व मनोविज्ञान का आपस में संबंध देखेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजनीति विज्ञान और भूगोल दोनों ही सामाजिक विज्ञानों की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। तो हम आज जानेंगे कि राजनीति विज्ञान और भूगोल में का आपसी संबंध क्या है, दोनों में कौन सी समानताएं हैं और दोनों में कौन कौन से अंतर हैं। तो आइए ये जानने से पहले ये देखते हैं कि भूगोल से क्या अभिप्राय है। देखिए, भूगोल वह विज्ञान है जिसका संबंध भूमि, जलवायु, वर्षा, खनिज पदार्थ, कृषि, समुद्र, नदी, पहाड़ आदि से होता है। भूगोल उन प्राकृतिक दशाओं का वर्णन करता है जिसका मनुष्य के जीवन पर विशेष प्रभाव होता है। तो जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं वो ज्योग्राफी को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट नहीं हैं और जो ज्योग्राफी जिनका सब्जेक्ट नहीं है या जिन्होंने पहली बार ज्योग्राफी ऑप्ट किया है, तो वो ये जानते हैं कि जो ज्योग्राफी है बेसिकली वो देश और विश्व दोनों की भूगोल से संबंधित है, भूभाग से संबंधित है। जलवायु, वर्षा, खनिज पदार्थ, कृषि, समुद्र, नदी, पहाड़, इन सब का अध्ययन हम ज्योग्राफी में करते हैं। जहाँ तक पॉलिटिकल साइंस का संबंध है तो हम राजनीति विज्ञान की परिभाषा देख चुके हैं। हम परंपरागत रूप से राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं में संस्थाओं के विशेष अध्ययन पर बल दिया जाता है, उसको देख चुके हैं। और आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताओं में हम देख चुके हैं कि मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की दोनों ही परिभाषाएं राज्य, सरकार, संस्थाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं, निर्णय प्रक्रिया, शक्ति, सत्ता, इन सब अवधारणाओं के इर्द गिर्द घूमता है। मुख्यतः यह शासन संचालन की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित है। तो जहाँ तक राजनीति विज्ञान और भूगोल का आपस का संबंध है, अगर उसे हम देखें तो हम देख सकते हैं कि राज्य के निर्माणक तत्वों में से भूखंड भी एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि भूगोल के विषय में भूखंड अर्थात पृथ्वी, जल तथा वायु होते हैं। अतः भूगोल एवं राजनीति विज्ञान परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। अरस्तु ने सबसे पहले इस बात को प्रतिपादित किया था कि जलवायु, भूमि, समुद्री तट, पहाड़, मैदान, नदियाँ, खाड़ियाँ आदि राजनीतिक इतिहास तथा किसी देश की सभ्यता और संस्कृति पर अमिट छाप छोड़ते हैं। बोदा नामक विद्वान ने ये कहा है कि राजनीति विज्ञान तथा भूगोल के संबंध की घनिष्ठता पर बल दिया है। मॉन्टेस्क्यू एक अन्य विचारक है जिनका ये कहना है कि राजनीतिक स्वतंत्रता ठंडे देशों के लिए और दास्ता गर्म देशों के लिए स्वाभाविक है। उनका ये कहना है कि पर्वतीय प्रदेश स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। अत्याचारी शासन प्राय उर्वरक मैदानों में पाया जाता है। महाद्वीप की जनता के मुकाबले में छोटे द्वीपों के निवासियों को लोकतांत्रिक शासन अधिक प्रिय होता है। रूसो ने 18वीं शताब्दी में जलवायु तथा सरकार के स्वरूप के संबंध स्थापित करते हुए ये कहा था कि गर्म जलवायु निरंकुश शासन के लिए, ठंडी जलवायु बर्बरता के लिए और सम जलवायु अच्छे जनतंत्रीय शासन के लिए उपयुक्त होती है। 19वीं शताब्दी में एक अन्य विचारक हुए, उनका नाम था टॉमस बकल। उन्होंने ये जोर देकर कहा कि किसी भी देश के लोगों के चरित्र और उसकी राजनीतिक संस्थाओं को निर्धारित करने वाला सबसे मुख्य तत्व उसकी भौगोलिक एवं भौतिक परिस्थितियां हैं। अर्थात जैसा भूगोल होगा या जैसी भौतिक परिस्थितियां होगी उसके अनुसार ही लोगों का चरित्र निर्धारित होगा। कुछ अन्य विचारक भी हैं, जैसे ब्लंशली है, रिटर है, रैदिजिम है और मैकाइवर है। इन्होंने, ये सारे आधुनिक विद्वान थे, इन्होंने राजनीतिक जीवन पर भौगोलिक परिस्थितियों के प्रभाव के महत्व को स्वीकार किया है।
वस्तुतः किसी भी देश के समाज की राजनीतिक समस्याएं तथा जीवन को समझने के लिए वहाँ के भूगोल का पर्याप्त मात्रा में ज्ञान होना आवश्यक है। भूगोल न केवल राष्ट्र की गृह नीति को प्रभावित करता है, अपितु उसकी विदेश नीति भी उसके प्रभाव से अछूती नहीं रहती। आज अमेरिका और रूस विश्व की महानतम शक्तियाँ हैं। इसका कारण वहाँ का भूगोल है। प्राकृतिक संपदा और खनिज पदार्थों की बहुतायत के कारण उनकी राष्ट्रीय शक्ति में अप्रतिम वृद्धि हुई है। आज पश्चिमी एशिया के देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र बन गए हैं। इसका कारण उनकी भौगोलिक स्थिति, खनिज पदार्थों की बहुलता एवं पेट्रोल के विशाल भंडार हैं। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सफलता का कारण वहाँ की भौगोलिक स्थिति ही है। भूटान और नेपाल जैसे देश यदि राजनीतिक दृष्टि से इतने पीछे हैं तो इसका कारण प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से उनका असंपन्न होना है। भूगोल के बढ़ते हुए महत्व के कारण भू राजनीति जियोपॉलिटिक्स नाम के एक नए विषय का भी निर्माण हुआ है, जो भौगोलिक तत्वों के राजनीतिक प्रभावों का उल्लेख करता है। इस विषय के विशेषज्ञ मैकिंडर ने बताया कि समुद्र शक्ति और स्थलीय शक्ति के बीच होने वाले संघर्ष का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर निर्णायक प्रभाव पड़ता है। हिंस ने ये ठीक ही लिखा है कि हमारा ऐतिहासिक राजनीतिक भाग्य हमारी भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। अब हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान और भूगोल में क्या अंतर है। देखिए, भूगोल तथा राजनीतिक विज्ञान में समीपता तो है, लेकिन दोनों शास्त्रों में अंतर भी है। तो आइए जानते हैं क्या अंतर है। पहली बात, विषय वस्तु में अंतर है। भूगोल के अंतर्गत विभिन्न देशों की प्राकृतिक दशा, जलवायु, वनस्पति आदि का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य सरकार तथा विधि का अध्ययन किया जाता है। एक भू संबंधी विज्ञान है और दूसरा राज्य संबंधी। दोनों की ही प्रकृति में भी अंतर है। भूगोल ठोस तथ्यों से संबंधित विज्ञान है, जबकि राजनीति शास्त्र तथ्यों के साथ साथ आदर्श का भी चित्रण करता है। दूसरे शब्दों में भूगोल वर्णनात्मक है, जबकि राजनीति विज्ञान एक आदर्शात्मक विज्ञान है। तीसरी बात है, दोनों की निश्चितता की मात्रा में अंतर है। भूगोल एक निश्चित विज्ञान है तथा उसके नियमों में निश्चितता रहती है, जबकि राजनीति विज्ञान अनिश्चित विज्ञानों की श्रेणी में आता है। जहाँ तक राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान का संबंध है, तो उसके भी अंतर को देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये दूसरा सामाजिक विज्ञान है। पहले जानते हैं मनोविज्ञान से क्या अभिप्राय है। तो मनोविज्ञान हमारे जीवन पर हमारी मानसिक क्रियाओं के प्रभाव का ज्ञान है। ये व्यक्ति के मन की क्रियाओं तथा उसके बाहरी व्यवहार का अध्ययन करता है। देखिए, जो मनोविज्ञान विषय है, ये मुख्यतः मानसिक अवस्थाओं में मनुष्य के आचरण पर प्रकाश डालता है। एक विद्वान हुए हैं, उनका नाम है वुडवर्थ। वो कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यक्ति की परिस्थितियों से संबंधित क्रियाओं का विज्ञान है। एक दूसरे विद्वान हुए हैं, उनका नाम है मैकडूगल। वो कहते हैं कि मनोविज्ञान मन का सकारात्मक तथा अनुभव मूलक विज्ञान है। एक और विद्वान है, उनका नाम है एंजल। वो कहते हैं कि मनोविज्ञान चेतना का विकास है। अगर हम राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान के आपसी संबंधों को देखें तो राजनीति विज्ञान का मनोविज्ञान के साथ संबंध दिन प्रतिदिन घनिष्ठ होता जा रहा है। मनोविज्ञान विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है और मानवीय व्यवहार एवं प्रवृत्ति को समझे बिना राज्य विज्ञान का ठीक अध्ययन नहीं किया जा सकता। मनोविज्ञान मनुष्य के मन का विश्लेषण करता है। मनुष्य चेतना युक्त और विचारशील प्राणी है। उसके व्यवहार को समझने के लिए उसके मन को समझना बहुत आवश्यक है। गार्नर ये कहते हैं कि सरकार उसको स्थिर और यथार्थ में लोकप्रिय होने के लिए अपने अधीन व्यक्तियों के मानसिक विचारों को अभिव्यक्त करना चाहिए। राज्य के अंतर्गत लोकप्रिय आंदोलनों, दंगों तथा लोकमत को जानने के लिए मनोविज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। जनता की मनोदशा से परिचित होने के बाद ही देश के नेता अच्छी नीति के निर्माण में सफल होते हैं। राज्य एवं अन्य राजनीतिक संस्थाएं मानव मस्तिष्क की उपज है और मानव मस्तिष्क के अध्ययन द्वारा ही उन्हें सर्वोत्तम रीति से समझा जा सकता है। चुनावों में मतदाताओं के अचेतन मन का अध्ययन बहुत ज़रूरी है और उसका अध्ययन करने में हमें ऐसे अविवेकी तत्वों का ज्ञान होगा जो मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं।
मतदाताओं के मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने पर ही राजनीति शास्त्री आगामी चुनाव के संबंध में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। जनता के राजनीतिक आचरण का आनुभविक अध्ययन करने से ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी आयोजित विधि की प्रतिक्रिया जनता पर क्या होगी। राजनीति वैज्ञानिक मनोविज्ञान के प्रति कृतज्ञ हैं कि मानव आचरण को समझने के लिए उन्हें एक अंतर्दृष्टि दी है। लॉर्ड ब्राइस ये लिखते हैं कि मनोविज्ञान राजनीति का आधार है। ग्राहम वेल्स के अनुसार राजनीति बहुत कम अंश में सचेतन बुद्धि का परिणाम है। अधिकांश अंश में यह आदत मूल प्रवृत्ति, सुझाव और नकल जैसी अर्धचेतन प्रक्रियाओं की उपज है। संक्षेप में आज हम राजनीति की अधिकांश समस्याओं के संबंध में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार करते हैं। जिस प्रकार बेजहॉट की प्रसिद्ध किताब फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स प्रकाशित हुई, तब से राजनीतिक समस्याओं के संबंध में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार होना आरंभ हो गया। दरअसल बेजहॉट ने अपनी इस किताब फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स में मनोवैज्ञानिक तरीके से राजनीतिक तथ्यों का विश्लेषण किया था। ये जो विचारक हुए बेजहॉट, इन्होंने ब्रिटिश संविधान को मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि में उसका अध्ययन प्रस्तुत किया था। अर्थात ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन तो किया, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किया। कॉम्टे नामक विचारक ने राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों की विवेचना मनोवैज्ञानिक धरातल पर की है। हर्बर्ट स्पेंसर ने तो जीव विज्ञान के सिद्धांतों की विवेचना को भी महत्व दिया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भूगोल और राजनीति विज्ञान एवं मनोविज्ञान का परस्पर संबंध है। दोनों ही सामाजिक विज्ञान है। आज राजनीतिक अर्थशास्त्र, राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक समाजशास्त्र, ये नई शाखाएं आई हैं। राजनीति शास्त्र में ये नई शाखाएं आई हैं। अध्ययन किया जाता है राजनीतिक अर्थशास्त्र का, राजनीतिक भूगोल का, राजनीतिक इतिहास का। ये सभी इस बात का प्रतीक है कि राजनीति शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध है और राजनीति शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के बिना काम नहीं चल सकता। इसी प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञान भी राजनीति शास्त्र से अपना संबंध विच्छेद नहीं कर सकते। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसको हमने जाना। आप इसके नोट्स बनाइए और कोई दिक्कत हो तो हम मिलेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शुभकामनाएं।